चलिए तो शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 7। तो ये जो प्रैक्टिस नंबर 7 है, इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस कर लिया है और मैंने 100 क्वेश्चंस के 6 सेट पहले आपको करा चुका है। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 7 से 12 महीने तक चलने वाला जो चक्र होता है, प्रशिक्षण चक्र होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो 7 to 12 मंथ का जो होता है, तो ये हमारा मैक्रो साइकिल होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, तो ये 1984। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। द हाईएस्ट अवार्ड फॉर फिजिकल या प्लेयर इन इंडिया, तो खिलाड़ियों के लिए राजीव खेल रत्न पुरस्कार। आपको माइक नहीं बोलना है, सभी लोग अपनी माइक ऑफ कर लीजिए। मैं बताऊंगा, जब आपको दिक्कत होगा, जब आपको कंफ्यूजन होगा, तब आप माइक ओपन करिए सभी लोग। ठीक है, तो हमारा द हाईएस्ट अवार्ड फॉर प्लेयरों के लिए जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जैसे हम लोग सिविलियन को देते हैं कौन सा, भारत रत्न, वैसे ही खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न होगा। इसके नाम में से ही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है जब सर इसका नाम सर हाँ सर, इसका नाम सर चेंज हो गया है। सर एक मिनट, इसका नाम सर रिप्लेस हो गया ना, आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस पे है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन अभी आपका जब नया नाम आएगा तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न आपको देखना है। मैंने बोला जैसा कि खेल रत्न आपको देखना है। नेक्स्ट है व्हेन बैडमिंटन प्लेयर्स बिगिंस टू लर्न टेनिस, अगर कोई बैडमिंटन प्लेयर है वो टेनिस सीखना चाहता है या टेनिस सीखना शुरू करता है, तो किस प्रकार का ट्रांसफर इफेक्ट माना जाएगा, इसको बताना है आपको। तो किस प्रकार का ट्रांसफर इफेक्ट होगा, तो दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर इफेक्ट कहेंगे या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है द स्टेट ऑफ एनीमिया। ठीक है, ये एनीमिन, ठीक है, ये एनीमिया को ही बोल रहा है। ये अनीमिया इन ऑकर्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन, तो अनीमिया कब होगा, तो अनीमिया जब कम होता है, ठीक है, इसी कारण से कौन सी बीमारी होती है, तो उसमें आपको क्या कमी होगी, तो हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच डिजीज इज आल्सो कॉल्ड लॉकजा, तो टिटनेस को कहते हैं, यानी ऐठन हो जाना। लॉकजा का मतलब क्या है कि आपका जबड़ा लॉक हो जाता है, इसमें टिटनेस। ठीक है, ऐठन वो शरीर में अकड़ जाता है पूरी तरीके से, तो टिटनेस में ऐसा होता है। टिटनेस कौन सी रोग है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को एक ट्रिक भी बताया हुआ है, अपने बुक्स में भी शायद दिया हुआ है, आप लोग देखे होंगे। उस बुक्स में मैंने बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं उनके नाम अलग बताया है, वायरस से होने वाले, फंगस से होने वाले। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखा करिए, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी क्या होता है, एक जैसे ऑप्शन आते हैं तो फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं, तो जोड़ों और मांसपेशियों में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? सीधा सा मतलब आप याद रखिएगा कि जब हम फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम पीएनएफ कहते हैं। पीएनएफ का पूरा फॉर्म क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। समझ में आया बात? तो ये जो प्रोप्रियोसेप्टिव है ये आपका जोड़ों का रिसेप्टर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। सर बीच बीच में स्क्रीन भी दिक्कत, आवाज नहीं है, दिक्कत वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यस सर, यस सर।
इंटरनेट कनेक्शन तो सही है, 1 मिनट में चेक करता हूँ। रवि भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। 1 मिनट, आवाज आ रही है? ठीक है यस सर, आती है लेकिन बीच जी में सर, ब्रेक आ हो रही है। जाती है। आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आवाज? नहीं आ रही है अभी तो आ आवाज। रही है। नहीं सर, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रहा है सर। जस्ट 1 मिनट। वाईफाई भी लगा रखा है, देखिए वाईफाई भी आप लोग के सामने दिखा दूं मैं। देखिए यहाँ पर पावर हाउस के नाम से है वाईफाई, ठीक है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम होती है, ये बड़ा विचित्र है कि अब वैसे वॉइस सही आ रही है सर। चलिए कोई नहीं, हो सकता है कभी कभी नेटवर्क है ही है। देखिए टेक्निकल चीजें में ना किसी का बस नहीं चलता है, अच्छे अच्छे लोग टेक्निकलिटी से हार मान जाते हैं, तो हम और आप कुछ भी नहीं है। जी सर। ठीक है, अभी ठीक है, आवाज कंटिन्यू कर सकते हैं? यस जी सही है। सर। यस सर। ठीक। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर, तो यही हमने बताया था कि जो रिसेप्टर जोड़ों में होते हैं और जोड़ों मसल्स में पाए जाते हैं वो हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल बताया कि जोड़ों को हम जब अपना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जोड़ों की क्षमता को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है पीएनएफ मेथड, जिसका मतलब होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, कुछ मिला मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैकेनिकल, ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, ये एड्स है। अर्गोजेनिक एड्स जानते हैं आप लोग, मैंने पढ़ाया भी हुआ है और आपको बुक में दिया भी हुआ है कि कौन सी चीजें किस में आएंगी। तो मैकेनिकल में क्या आता है, जी जो भी सर। इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे इक्विपमेंट। ए का तीसरा, ठीक है, तो ये मैकेनिकल एड्स है। मैकेनिकल एड्स, हाँ, मैकेनिकल एड्स में क्या होता है, वो सारे तौर तरीके, विधि जिसके द्वारा किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है, दैट इज अ अर्गोजेनिक एड्स। एड्स मतलब कि हम अलग से क्या जोड़कर खिलाड़ी को बढ़ाते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या चीजों को ऐड कर रहा है, इसीलिए इसको अर्गोजेनिक एड्स बोला गया। समझ में आया बात? तो अब देखिए मैकेनिकल का मतलब है जिसमें हम मशीन, नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए ड्रेस, नए नए मैथड्स, ठीक है, यूज कर सकते हैं। मैथड्स भी आपका आ जाएगा मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एड्स में आपका इक्विपमेंट है। तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। तो अब दूसरा हम रखेंगे साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल हमारा क्या है, तो साइकोलॉजिकल हमारा हाइनोप्सिस। हाइनोप्सिस एक विधि होती है, एक मेथड होता है, क्योंकि खिलाड़ी को मेंटल रिलैक्स के लिए कराया जाता है, हाइप्नोसिस। ठीक है, तो बी का आज 1, मजा नहीं आया सर। क्या चीज सर वॉइस आपकी बहुत ब्रेक हो रही है। यार ये इसमें 1 मिनट, ये वॉइस क्लियर है सर, वॉइस ठीक आ रहा है। किसी किसी को दिक्कत हो रही है तो कोई सा प्रॉब्लम होगा, कोई नहीं। हो रही है सर, वॉइस प्रॉब्लम है। वॉइस तक बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, 1 मिनट, मैं इसको सर्च करके ना अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ ये है, अभी मेरा मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। अब बताइए आवाज आ रही है अब सही? यस सर। यस सर। अब मैंने यस मोबाइल सर, से वॉइस कनेक्ट कर ठीक लिया है। है। यस सर। अभी ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं है, वो होता है बीच बीच में, कभी कभी टेक्निकल चीजें हैं। तो मैं यहाँ बता रहा था कि जो साइकोलॉजिकल है उसका जो दूसरा होगा हाइप्नोसिस। हाइप्नोसिस एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम खिलाड़ी को मेंटल रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि मैकेनिकल में क्या क्या इंक्लूड होता है, साइकोलॉजिकल में और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, वहाँ पर मैंने आपको मैकेनिकल में 5-6 मतलब सबके 5-6-7 बताए हैं। वो उतना पढ़ने के बाद
आप समझ जाओगे कि मैकेनिकल एड्स क्या होता है। बी का पहला, तो बी का पहला यहाँ भी है और बी का पहला यहाँ भी है। नेक्स्ट हमारा फार्मालॉजिकल, फार्मालॉजिकल मतलब बी फार्मा करते हैं तो मेडिसिन की बात हो रही है, फार्मा की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा फार्मालॉजिकल में? कैफीन। कैफीन हो जाएगा। सी का चौथा, तो सी का चौथा आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। कार्बोहाइड्रेट को हम, ये हमारा डाइट न्यूट्रिशनल एड्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एक स्थिति में किस चैप्टर में पढ़ाया गया है? सीख एवं आदतों को दूसरी स्थिति में वहन करना क्या कहलाता है? जैसे हमने कोई चीज पहले से सीखा हुआ है और उसी चीज को दूसरी स्थिति में भी सीख रहे हैं, तो ये हम क्या कहते हैं? तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। माइक बंद लीजिए, क्योंकि सभी लोग साथ बोलने लगते हैं ना, तो जो लोग बाद में वीडियोस देखते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है। नेक्स्ट हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्टेड एंड गिवन बाय, तो इसको किसने दिया था? हॉक्सले ने, H.E. हॉक्सले ने। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H.E. हॉक्सले का नाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है हाइपर एक्सटेंशन ऑकर्स व्हेन द एंगल ऑफ, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 180 बियॉन्ड जो भी एंगल बनाता है वो हमारा क्या हो जाता है? हाइपर एक्सटेंशन होता है। ये भी मैंने आपको अपनी बुक में बताया हुआ है, एक एक चीज वहां पर बहुत ही क्लियर बताया गया है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप बताइएगा कि उस टॉपिक से नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब यहाँ पे मसल्स का नाम दिया हुआ है और वो मसल्स कहाँ पाई जाती है उसमें बताया जाता है। मैंने अपने नोट्स में, अपने जो मेरी बुक्स है उस बुक में मैंने आपको अप्रॉक्स बोला था, जब भी मैंने पढ़ाया है, वीडियो आप देखिएगा, कि 30 मसल्स का नाम तो अप्रॉक्स आपको पता होना चाहिए, जो हमारे फिजिकल में नॉर्मली यूज होते हैं, 30 कम से कम। जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है, ये कहाँ पे होता है? बैक ऑफ द थाई। हैमस्ट्रिंग क्या होता है? बैक ऑफ द थाई होता है। ठीक है, तो जो बैक ऑफ द थाई हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उसको हम लोग कहाँ लेंगे? तो ए का तीसरा हो जाएगा। तो ए का तीसरा यहाँ पर किसमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। ठीक है, ग्लूटियस ये आपका हिप का मसल होता है, जिसे ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। लेटिसमस डॉर्सी ये आपके बैक में होता है, आपका जो बैक मतलब अपर बैक बॉडी है उसके पीछे में जो होता है। ठीक है, अब देखिए आप अगर जिम जाते होंगे तो बैक मसल्स के भी आपने एक्सरसाइज किए होंगे, तो बैक मसल्स को लेटिस बोला जाता है, लेटिस। ठीक है, लेटिस करना, तो उसी को कहा जाता है लेटिसमस डॉर्सी, पूरा मसल्स है वो। गैस्ट्रोनीमियस मसल्स होता है, काफ मसल्स को कहते हैं, ये आपका डी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। For a good test, the decreasing sequence of importance of its component is, देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग बताना है। एक अच्छे परीक्षण के महत्व का अवरोही क्रम बताइए, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ठीक है, रिलायबिलिटी सर। नहीं, पूरा सीक्वेंस बताना है, ये एक नहीं है, इसमें ऊपर से नीचे डिक्रीज ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पे सबसे जरूरी क्या है, तीसरे नंबर सबसे जरूरी क्या है, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए सबसे जरूरी जो होता है वैलिडिटी होता है। ठीक है, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिविटी है, फिर आता है रिलायबिलिटी और फिर आता है एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। किसी भी टेस्ट को हम इस प्रकार से, वैलिडिटी सबसे पहले वैलिड है कि नहीं, अगर टेस्ट ही वैलिड नहीं है, वैलिड का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए इसको प्रिपेयर किया गया है क्या वो उस चीज को कंप्लीट करता है या उस चीज को मेजर करता है या नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं पर्पस ऑफ द टेस्ट। ठीक है, या एम ऑफ द टेस्ट। तो जो टेस्ट का हमारा उद्देश्य, जिस उद्देश्य टेस्ट लिया जा रहा है, ये टेस्ट उस उद्देश्य को कितने लेवल पर पूरा करता है, इसी को कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है आपका वैलिडिटी। ठीक है, वैलिड है कि नहीं, सबसे पहले यही चेक करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस ये है। नेक्स्ट हमारा है द स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन इंटरवल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज।
शरीर के आंतरिक क्रियाओं में समवस्था एवं संतुलन की अवस्था को क्या कहते हैं? ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है इस समय। होमियोस्टेसिस। सही वाला ठीक है, सही। होमियोस्टेटिस। ठीक है, तो होमियोस्टेसिस जो होता है ये इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के इन्वायरमेंट को यानी फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना ही, इसमें संतुलन बनाए रखना ही होमियोस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका देखिए स्टैट्स का सवाल है। ठीक है, कहीं कहीं क्या है कि बीपीएड में भी अब नए पैटर्न में जब आप जाएंगे तो बीपीएड में भी आपका स्टैट्स को निकाल रखा जा रहा है। तो ये मत कहिएगा कि सर ये नहीं आता है, नहीं आता वो अलग बात है। ठीक है, और सही बात है कि ये आपके लेवल में नहीं होगा, बट कहीं कहीं अगर ऐसा बोल दिया जाए कि बीपीएड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0 से 1 होता है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो होता है वो 0 to 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले गोल सेटिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, फिर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग फिर इवैल्यूएशन एंड सबसे पहले गोल सेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गोल सेट करने के बाद क्या हमको डेवलप करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमने उसको ट्रेनिंग दिया, इवेलुएट करेंगे कि कितना उसके अंदर वो चीज़ डेवलप हुआ, और तीसरा देखेंगे कि जब डेवलप हुआ नहीं हुआ क्या हुआ तो उसको हम फीडबैक देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का ए सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इज। स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम क्या होता है? अगर एक बताया जाए, एक सिंगल बोला जाए, सिंगल एक मतलब एक वर्ड में अगर बोला जाए कि एक बार बताइए क्या करना चाहिए, तो स्पोर्ट रनिंग हम लोग इसीलिए देते हैं ताकि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। परफॉर्मेंस थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन। अगर किसी को स्प्रेन है तो उसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट का जो स्टेप होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले होगा आइस, फिर रेस्ट, फिर कंप्रेशन, फिर एलिवेशन। तो 4 3 2 1, तो कहाँ पे है 4 3 2 1? यहाँ भी हमको लग रहा है सही नहीं दिया हुआ है। सॉरी गलत मैंने बताया। पहले आपका आर होगा, राइस होगा, RICE 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन पीरियडाइजेशन विच फेज इज नोन एज फेज ऑफ बेस क्रिएशन। किसको हम लोग कहते हैं पीरियडाइजेशन में कि ये हमारा बेस क्रिएशन फेज है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रिपरेटरी फेज को हम लोग क्या कहते हैं? कि बेस क्रिएशन फेज है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है इन विच ईयर विंटर ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1924। द इनबॉर्न जनरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। अगर किसी बच्चे के अंदर देखा जाए तो इनबॉर्न मतलब जन्म से ही जो उसके मनोवैज्ञानिक आदत होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेट एंजाइटी या कॉन्फ्लिक्ट? ट्रेट एंजाइटी। ये हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ट्रेट एंजाइटी ये जन्मजात होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ फिटनेस कंपोनेंट के नाम दिए गए हैं लिस्ट ए में, और लिस्ट 2 में आपके दिए गए हैं कि इन टेस्ट के कंपोनेंट्स को किसके द्वारा, किस टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। तो स्ट्रेंथ आपका कौन मेजर करेगा? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो ए का यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपका सीट एंड रीच टेस्ट, स्पीड आपका ये हो जाएगा, और इंड्योरेंस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी से हम लोग मिला के देखते हैं। ए का दूसरा यहाँ भी दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल लेंगे। इस तरह से डायरेक्ट निकाल लेना, काट दोगे तो सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी करना काटने वाला काम, जब एरर तभी आप कट करना ऑप्शन को जब आप एकदम उस स्टेटमेंट से 100% सेटिस्फाइड हो। अब 100% सेटिस्फाइड आप तभी होगे जब आपने
थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से रखा है दिमाग में। जब तक आपके पास थ्योरी नहीं है आप 100% श्योर नहीं होना, कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर सेमी लेके चलना, उसको 50-50 लेके चलना ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑफ 7 टीम, तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 21 मैच होंगे। ए होगा 21। तो यहाँ पर आ गया आपका 21, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि फिर स्टैट से क्वेश्चन आपके सामने है। तो मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है, वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, ए वाला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर 24 का जो होगा वो बी आंसर सही है, क्वार्टाइल डिविएशन या क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस वेबर टेस्ट इज मेजर, तो क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मेजर करता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, मिनिमम, क्योंकि सर लोग ये ये जो बोलते हैं ये जो 24 सर क्वेश्चन है ना 24, हाँ सर इसका कई बार मतलब ऑप्शन सर मीन भी माना गया है, माध्य भी। नहीं हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे वेरिएबिलिटी बोला गया है, वो मैं बता रहा हूँ आपसे, आप यहाँ पे कंफ्यूज है। अगर ये पूछेगा द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी अलग होती है। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है ना कि अगर कोई एक मान है तो उस मान, जैसे एक कोई आपने मीन ले लिया, अब कितने डेटा हमारे इसके आसपास इर्द गिर्द फैले हुए हैं, इसे हम वेरिएबिलिटी कहते हैं, या हम इसको डिस्पर्शन भी कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। वो आपने जो बोला है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वो मीन होता है उसका। जी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हाँ, ये केंद्रीय नहीं है, ये मानक विचलन है, विचलन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बता रहा था आपको कि मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ क्यों लोगों को कंफ्यूज करता है, जो देखिए पढ़ा नहीं होगा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा यार कोई भी टेस्ट बनाएगा बंदा तो कम से कम नापने वाला टेस्ट थोड़ी बनता है। कोई भी टेस्ट बनाया गया है, जैसे आपसे सीटअप्स बनाया गया है, तो कोई भी टेस्ट बनाया गया है तो वो तो मैक्सिमम कैपेसिटी मेजर करता है ना, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो मिनिमम क्यों यहाँ पर, इसीलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ के नहीं आते एग्जाम्स में, वो गलत कर दे इन क्वेश्चन को, समझ में आया। और जो पढ़े रहते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ क्या होता है ना, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है ये, आपने यूपीएलटी में भी इसको देखा होगा, 2018 के DSSB में भी इसको देखा हुआ है ना। लगभग ये मैं देखता हूँ कोई भी इंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है वहां भी ये क्वेश्चन पूछता है, एमपीएड वगैरह का, तो ये चीजें आप समझिए। नेक्स्ट है द साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंसर्न विद, तो मैंने साइकोमोटर को क्या बताया था, किस पर बेस्ड होता है, एक्शन बेस्ड होता है, नॉलेज होगा सर, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, मोटर स्किल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है द ओलंपिक मोटो सीटियस अल्टियस फोर्टियस वाज क्वाइंड बाय, तो फादर हेनरी डिडॉन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, टू मेजर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब इसके अंदर आते हैं डायनामिक एंड स्टैटिक, ठीक है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बोल रहा है वैसो कंस्ट्रिक्शन अराउंड अ वुंड इज इनिशिएटेड बाय, पहले तो बात आपको पता होना चाहिए कि वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, जिन्होंने मेरी क्लास पहले देखी होगी, मैं वहां बताता हूँ। देखिए दो टर्म यूज होते हैं, वेसल्स का सिकुड़ना सर, हाँ वेसल्स का नहीं, जो आर्टरी और वेन्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है उनका सिकुड़ना, ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, वैसो मतलब वही ब्लड वेसल्स का, और कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना। तो किस ऐसा कौन सी हम थेरेपी करेंगे जिससे कि हमारे आर्टरी और वेन्स जो होंगे वो सिकुड़ जाएंगे, कौन से वाले थेरेपी, क्रायोथेरेपी। अरे भैया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्रायोथेरेपी, ठंड चिकित्सा देते हैं ना, तो यही बोले हैं सर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। नहीं मैं बता रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते वो समझ जाएं क्यों भैया, इसीलिए कॉन्सेप्ट ही बनाया गया था स्पोर्ट इंजरी का कॉन्सेप्ट में। जो आप लोग आइस पढ़ते हो
कि रेस्ट के तुरंत बाद हमको आइस देना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, ताकि जो आपके मतलब अंदर से जो भी वेन्स वगैरह फटे हुए हैं तो वहां पे ब्लड ज्यादा उस पार्ट में इफेक्टेड एरिया में ज्यादा ब्लड इकट्ठा ना हो, जिससे स्वेलिंग ज्यादा ना बढ़े। समझ में आया बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस मेजर रेंज ऑफ मोशन। गोनियोमीटर। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। गोनियोमीटर, डायनमोमीटर नहीं, ये नहीं है। रेंज ऑफ मोशन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने की बात कर रहा है। गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, गोनियोमीटर से। हाँ, तो वही चीज है। लेकिन सर इसमें मौसम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डेफिनेशन फ्लेक्सिबल रेंज ऑफ मोशन। हाँ, तो रेंज ऑफ मोशन, यस सर, डेफिनेशन में है। तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा ना। मान लीजिए आप क्यों नहीं अपना बढ़ा रही तो एंगल बढ़ेगा, तो रेंज ऑफ मोशन। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? जॉइंट की बात कर रहा है सर वो। जॉइंट की पूछ रहे। यही सही है, गोनियोमीटर होगा। रेंज ऑफ मोशन। ये बात है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड्स इंप्रूव, तो ये आपका इंटेंस को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, हमारे ग्रोथ पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? तो हेरिडिटी, एक्सरसाइज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। तो हम जब बोलते हैं तो बहुत तेजी से बोलते हैं, तो उसमें क्या होती है? लाउडनेस होती है, और लाउडनेस एल निकालेंगे, एल से होगा लैरिक्स, ठीक है। ये ट्रिक है, जिसको दिक्कत होती है फेरिक्स और लैरिक्स को समझने में, वो सीधा सा यही बात समझे कि जब हम आवाज निकालेंगे तो हमारा लाउड होगा, और एल से लाउडनेस, तो एल से लैरिक्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जब शरीर का कोई भाग किसी चीज से रगड़ खाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन, ब्लीडिंग या शॉक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बर्निंग से जला जला नहीं लगता है आपको? अगर आपका कहीं पे घसीटा जाए, आपकी स्किन कहीं पे घसीटी जाए या फ्रिक्शन की जाए, तो आपको नहीं लगता बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, मतलब जला जला लग रहा है, कितना तेज लगता है वो, तो बर्निंग सेंसेशन है। नेक्स्ट है, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड, तो 1930 हैमिल्टन कनाडा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। मानव शरीर में सैडल जॉइंट कहाँ पे होता है? तो ये आपके थंब में होता है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। टॉप स्पिन इन वॉलीबॉल कॉजेज, टॉप स्पिन से क्या होता है? टॉप स्पिन अगर हम लोग करते हैं वॉलीबॉल में हो, चाहे टेबल टेनिस में भी हम लोग का यूज होता है टॉप स्पिन, ठीक है। तो इसके क्या होता है, क्यों टॉप स्पिन किया जाता है? हाई बाउंस के लिए, शॉर्टर बाउंस के लिए, लोअर एंगल रिबाउंड के लिए, लेस रोल के लिए, हाई बाउंस के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ फूड आर विटामिन्स नोन एज प्रोटेक्टिव। तो विटामिन्स को किस प्रकार का फूड माना जाता है? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड, पेवलॉव ने दिया था, ठीक है। और इसी को ही कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। समझिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर 2 थ्योरी आती। मैंने इसका क्लासिफिकेशन आपको, अगर आपने बुक देखा है मेरा, तो कन्फर्म बता देता हूँ कितना जबरदस्त मैंने वहां पर, जो इतना कंफ्यूजन रहता था ना कि कौन सी थ्योरी किसके अंदर आ रही है, कौन क्लासिकल कंडीशनिंग का है, कौन कॉग्निटिव का थ्योरी है, कौन बिहेवियरल थ्योरी है, ये जितना भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में था साइकोलॉजी को लेकर। इसके अलावा सिर्फ थ्योरी के नहीं, मैंने एक क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया था पर्सनालिटी पे भी, देखा है उस सबने, पर्सनालिटी के कितने अप्रोच होते हैं और उस अप्रोच के बेसिस पर अलग अलग पर्सनालिटी क्यों बांटी गई है, क्यों जरूरत पड़ी उसकी बांटने की। ट्रेड्स के हिसाब से अलग अलग है, और साइकोलॉजिकल के हिसाब से अलग अलग, मेंटल हिसाब से अलग अलग है। तो सारे अप्रोच भी बताया मैंने। इतना अगर मैं बता दूं कि अगर आप वाकई थ्योरी ने
आपने पढ़ा है अच्छे से थ्योरी को, तो आपको कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आप ना ऑप्शन को काटते चले जाओगे और आंसर तक पहुंच जाओगे, अगर उस थ्योरी को दिमाग में रखा है तब भी। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही काट दिया, ये भी कटेगा नहीं। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पेन चेंज कर दिया कलर, कब से लाल लाल लिख रहे थे, अब नीले से लिखेंगे। When muscles contract but no movement, तो no movement is isometric. Option number D is correct. डे वाला ठीक सही है। है। Plato is referred to the father of, इतना रिपीटेड है ये कि हम बता नहीं सकते कितना ये वाला। repeated है। Option number A is correct. The test of significance used for comparing two mean, अभी मैंने एक दिन पढ़ाया भी था, आपको बताया भी था, क्लास अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पढ़ा होगा। टी टेस्ट। टी टेस्ट। और उससे ज्यादा है तो एफ टेस्ट। 3 ग्रुप का है तो एफ F टेस्ट। टेस्ट। और एक हिस्से में होता है जब मान लीजिए हम 2 या 3 ग्रुप का ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारी संख्या है, मतलब एक टीम में एक ग्रुप में 30 से ज्यादा है, तो वहां पे जेड टेस्ट। ठीक है, समझ में आया? 30 से ज्यादा होने पे हाँ, जेड टेस्ट लगेगा। अब इसमें भी क्या होता है ना, एक होता है ये प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। कब लगेगा कौन सा टेस्ट, इसका फॉर्मूला, उसका तरीका होता है, वो पहचानना पड़ता है आंकड़े से, डेटा से। वो आप लोग जब स्टैट्स पढ़ेंगे तो वहां पर आता है। ये रिसर्च वगैरह जब एमपीएड करने के बाद करते हैं तो वहां पे जरूरत पड़ती है। आइए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, हिंज ज्वाइन। तो हिंज ज्वाइन हमारा कहाँ पे डे होता वाला है? सही है। तो यहाँ पे आपका नी में होता है। तो पहले का ए यहाँ दिया हुआ है, बाकी सब नहीं दिए हो, तो बट डायरेक्टली आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर बी 44 में सही होगा। और बाकी देखना ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे जब आपको पहले मिल गया। लेकिन ऐसा तभी आप करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि सर ने बोला था डायरेक्ट करके निकल लो। ऐसा तब होगा जब आप 100% श्योर है। ठीक है, यस सर। Select the correct sequence of presenting subject matter in the class of physical education। तो हम फिजिकल क्लास ले रहे हैं, तो कैसे हम इसको कराते हैं। कोई भी क्लास लेते हैं फिजिकल एजुकेशन में स्किल का, तो सबसे पहले क्या कराते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, फिर प्रैक्टिस, फिर करेक्शन, फिर इवेल्युएशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। टीमों के नॉकआउट प्रतियोगिता में प्रथम चक्र में कुल कितनी मैच संख्या होगी? ये देखिए, 7। मैंने बार बार बोला था कि आपको 7 याद हो गया होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं 7 होगा 7। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो ट्रिक समझ लो कि जब भी बोलेगा कि 23 टीम है तो आप प्रथम चक्र की बात कर दिया। आपको पूरा फिक्सर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आप बस इसके जो 23 का पीछे वाला जो है 22 जिससे आता है जो पावर 2 का नंबर, उससे माइनस कर दो। जितना आएगा वही आपका उतने चक्र मैच खेले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 7 सी इज करेक्ट। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड, देखिए कितना ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपका, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ सुपरविजन, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी हेल्थ रिसर्च नहीं हो रहा। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो प्लानिंग। सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड जेनेटिक इंडोमेंट, तो स्पीड, ऑप्शन नंबर सी। इन लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड, तो यहाँ पर 5 सेकेंड। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट रिलायबल मेजर टू नो द सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए ये वाला क्वेश्चन आया, तो ये मीन होगा। अगर आपसे पूछेगा सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे रिलायबल कौन सा मेजरमेंट होता है, या किससे द्वारा मेजर किया जाता है, तो मीन सबसे सही होता है, जो एवरेज बताता है। इफ रिसर्च कैन बी डिफाइंड इन वन सिंगल टर्म, द रिसर्च इज डी वाला। डी। ठीक है, डिस्कवरी, इन्वेंशन, न्यू नॉलेज, ऑल ऑफ 3। तो ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ रिसर्च, ये सारे रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक है, डी सर।
जरूरत नहीं है उसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे, क्योंकि उतना क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, अधिक से अधिक आ भी जाएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन? आत्मसम्मान। तो इंट्रिंसिक, किसी व्यक्ति का जब आत्मसम्मान बढ़ता है तो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। मनी क्या है? एक्सट्रिंसिक है। स्टेटस आपका बढ़ेगा तो एक्सट्रिंसिक है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर केनेथ कूपर्स इज द एक्सपोनेंट ऑफ। तो कूपर्स 12 मिनट वॉक आपने पढ़ा होगा, तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। एरोबिक एक्टिविटी को लाने वाले यही थे सबसे पहले, जो एरोबिक हम लोग बोलते हैं नाम, ये केनेथ कूपर ने ही दिया था इसको, ठीक है। इन द ईयर 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड टोक्यो, जापान। द टाइम lapsed between the movement of application of stimulus and first response is, Response time. आपका रिएक्शन टाइम होगा ना, रिएक्शन रिस्पॉन्स। अगर पहली रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? रिस्पॉन्स टाइम होगा सर। रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम सर। 1 मिनट। रिएक्शन टाइम बिटवीन द मूवमेंट ऑफ एप्लीकेशन, किसी उद्दीपन क्रिया के होने तथा रिएक्शन टाइम, फल स्वरूप फर्स्ट प्रथम प्रक्रिया के बीच का अंतराल है। थोड़ा सा समझ में यस सर, रिस्पॉन्स टाइम नहीं होगा सर। ये वाला सही है। रिस्पॉन्स टाइम कैसे आप सर फर्स्ट रिस्पांस कब होगा वो पूछा जा नहीं रहा होगा। है। तो स्टिमुलस एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स, तो रिएक्शन टाइम सही है इसका। यस सर। एजिलिटी का क्या होगा सर? नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? एजिलिटी का क्या होगा सर? किसका? एजिलिटी का सर क्या होगा? एजिलिटी, जी सर। एजिलिटी का मतलब होता है कि आप कितना जल्दी या कितना क्विकली एक मूवमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं, या इफिशियंसी से कर लेते हैं, कितनी इफिशियंसी से किसी मूवमेंट को परफॉर्म कर पाते हैं, इफिशियंसी और परफेक्टली, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज, किसी भी मतलब आपको मिला तो आप किसी भी डायरेक्शन या वर्कआउट या मूवमेंट को डायरेक्शन कितना जल्दी चेंज कर लेते हैं, ये भी एजिलिटी होता है। और परफेक्टली किसी कार्य को कर लेते हैं कम से कम गलती में और जल्दी से जल्दी, तो इफिशिएंटली कार्य को करना, ये आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्री स्कूल चिल्ड्रेन लर्न थिंग्स। स्कूल जाने से पहले या पूर्व प्राथमिक उम्र के बच्चे चीजें सीखते हैं, तो पूर्व प्राथमिक बोला है, तो नकल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स इज अवार्डेड टू, तो ओलंपिक गेम का मेजबानी किसको दी जाती है? सिटी को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। फ्रोस्ट बाइट टू अ मेडिकल प्रॉब्लम ऑकर्स इन। फ्रोस्ट बाइट क्या है? अत्यधिक शून्य होना, हाई टेम्परेचर में होता है, लो टेम्परेचर में होता है, हाई एल्टीट्यूड में होता है, या हाई प्रेशर में होता है? हाई प्रेशर एरिया, लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, हाई प्रेशर एरिया। जी सर। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एथलीट हार्ट? अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हार्ट, अ हाइपरट्रोफिक कंडीशन ऑफ हार्ट, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट, अ नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल है नहीं, एबनॉर्मल भी नहीं है, हाइपरट्रोफिक कंडीशन। हाइपो लिखा है, हाइपर भी नहीं है। सर एरर होगा सर, एरर होगा सर, मिस्टेक हो गई होगी है। नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब आपका ये सही होगा, एबनॉर्मल। क्यों सही होगा? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता है, उससे बहुत माइक ऑफ कर लीजिए ना, कहीं आगे होता है। कुछ लोग जो माइक खोल के पीछे बैकग्राउंड से आवाज निकाल रहे हैं, ये गलत है। आगे ये सही है, नॉर्मल ही होगा। आदित्य कोई है सर? एबनॉर्मल होगा सर। सर सी होगा क्या?
एबनॉर्मल ही सही होगा वहां। मसल्स बायोप्सी इज यूज्ड टू डायग्नोज। बायोप्सी क्यों किया जाता है? फाइबर टाइप, वाइटल कैपेसिटी, बॉडी कॉम्पोजिशन या बीएमआई। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ए वाला है। बायोप्सी जो होता है फाइबर टाइप को पहचानने के लिए किया जाता है। प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज गवर्न बाई। तो प्रोफेशनल प्रिपरेशन यानी जो बीपीएड है तो इसको कहा जाता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लेकिन ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। अगर हम बीपी का भी फुल फॉर्म देखेंगे तो उसका भी मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इन दोनों में फर्क क्या होता है? यही तो होता सर है। एक यूजी है, एक पीजी है, अंडर ग्रेजुएशन। हाँ ठीक है, ये पीजी है। देखिए ये अभी प्रोफेशनल नहीं होता है, लेकिन ये बीपीएड के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे नौकरी के लिए। बीपी करने के बाद देखिए प्राइवेट स्कूल तो रख लेते हैं, लेकिन बीपी के बेसिस पर आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। गवर्नमेंट बीपी को नहीं तवज्जो देता है, क्योंकि बीपी को सिर्फ ग्रेजुएशन मानता है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीटीई होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा डबल प्रेडेशन हैज। अगर डबल प्रेडेशन होगा तो उसके अंदर क्या होता है? कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं होता, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है। 3 ट्रांजिशन पीरियड होता है, 2 ट्रांजिशन होता है, नहीं 1 ट्रांजिशन होता। ट्रांजिशन हमेशा एक ही रहेगा। एक बात आप आज सीख लीजिए, कान खोल के चाहे दिमाग खोल के, जब भी आपसे पूछेगा सिंगल प्रेडेशन में, डबल प्रेडेशन में या ट्रिपल प्रेडेशन, 3 प्रकार के प्रेडेशन होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, इसमें होता क्या है? जो प्रिपरेटरी पीरियड होगा वो सिंगल वाले में तो एक ही प्रिपरेटरी होगा इसके अंदर, और एक कंपटीशन होगा, एक ट्रांजिशन होगा। डबल वाले में 2 प्रिपरेटरी, मतलब फिर कंपटीशन भी 2 हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिशन एक ही होगा। ट्रिपल वाले में वही आपका कंपटीशन 3 हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिशन 1 हो जाएगा, प्रिपरेटरी भी 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ गए सर? हाँ जी। इसको दिमाग में रखिएगा, तो एक ही होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द टर्म नीडिंग। जो नीडिंग टर्म है, अभी पेन चेंज करते हरे से लिखते हैं। द टर्म नीडिंग इज कंसर्न विद। तो नीडिंग किससे संबंधित है? तो मसाज से। करेक्ट। स्पायरोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो स्पायरोमीटर किससे किया जाता है? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। विच इज द बेस्ट एक्टिविटी टू प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस? युद्ध कौशल। कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स स्किल। नेक्स्ट हमारा है सिडनी ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 2000 में। नेक्स्ट है विच वन कम्स अंडर द कमांड मेथड ऑफ टीचिंग? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ड्रम बीट, गन शॉट। Which of these do not belongs to the category of dope? कैफीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कैफीन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स अराउंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। सर आप ही पढ़ाइए, इनको ना पढ़ना दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं है। एक चीज मुझे ये दिक्कत समझ में आ रही है कि कल का ही ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है मुझे। कुछ क्वेश्चंस तो सारे रिपीट नहीं है, लेकिन सर अभी जो आ रहे हैं सर कल। सर ये वर्टिकल रहेगा या सैजिटल? वर्टिकल ही है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़े से वो लग रहे हैं कि ये हमने कल कराया हुआ है। जी ये हुआ है सर। और तो कल ये दोनों ही क्वेश्चन हुए। सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए। सर नीडिंग से हैं स्टार्ट। मसाज का भी था। हाँ ये सेम क्वेश्चन आ गया। सिडनी वाला भी था सर। कॉपी पेस्ट गलत हो गया है, इस वजह से ऐसा कुछ रिवीजन हो गया सर। अच्छे से
ठीक है। कोई बात नहीं सर, करा दीजिए, जो हो गया सो गया। अरे नहीं, फिर आपने कल भी किया वही चीज, आज भी वही चीज करेंगे तो सही नहीं है। कोई बात नहीं, आज जितना लगाया हम लोगों ने वो अच्छे क्वेश्चंस थे, कोई बात नहीं, नए क्वेश्चंस थे, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है और परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको मिल जाएगा, अच्छे क्वेश्चंस और देंगे। क्यों हम बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कराए, फिर कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन को 10 बार करा के बोल दे 1000 क्वेश्चन हमने करा दिया, ऐसा थोड़ी नहीं है, ठीक है। आदित्य आप पहले माइक बंद कीजिए अपनी। बीच में ये क्वेश्चंस आपका हो नहीं पाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो लोग बुक के लिए मुझसे बात करते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा इसमें गुस्सा आता है, इसलिए कि मेरी ही बुक है, मैंने ही बुक लिखी, आपके लिए मेहनत करके 3 साल से लिख रहा हूं मैं, और मुझसे ही बोलते हैं कि सर आप पैसे लेके कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। अब बताइए, गजब गजब का हाल है। मेरी इतनी नहीं, मेरी क्लासेस चल रही है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं टीचर आदमी हूँ, क्या मैं 400-500 रुपए लेके भाग जाऊंगा आपका? और क्या हो जाएगा इससे मेरा? अगर उन्होंने मुझे एक मैसेज यहाँ पे कर दिया, आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया, जैसे वो अगर बहुत लोग मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, कमेंट बॉक्स में जाके उन्होंने बोल दिया कि सर ने फ्रॉड किया है, तो क्या मेरी बुक पे मेरे पे कोई विश्वास करेगा? ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्रेडिट बने, मार्केट में क्रेडिट बने, और क्रेडिट ही में जब मेरी खराब हो जाएगी, जब मेरी क्रेडिट ही खराब हो जाएगी, तो फिर मुझे कौन पूछेगा? उनके 500 रुपए चक्कर में जो मैं पिछले 3 साल से क्रेडिट कार्ड बना रहा हूं, वो 1 मिनट में खराब हो जाएगा। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो भी है बस यही बोलता है कि सर कहीं पैसे तो नहीं डूब जाएंगे हमारे, मतलब पहले आप पैसे मांग ले रहे हैं, पहले आप ये कर ले रहे हैं। इसके चक्कर में पता है, मैं आपको बता दूं कि इस विश्वास के चक्कर में तकरीबन 200 लोगों ने मुझसे बुक नहीं खरीदी है। इन्होंने फ्लिपकार्ट का सहारा भी नहीं देगा, उन्होंने फ्लिपकार्ट का सहारा लिया, अमेजोन का सहारा लिया। अब मैं उनसे बोल रहा था कि भाई मैं 500 में बुक दे दूंगा आपको, फ्लिपकार्ट पे वो 600 में बुक लेने के लिए तैयार हैं, और 50 रुपए उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी देंगे, ठीक है, शिपिंग चार्ज देंगे, वो तैयार है वहां पे। लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ इतना जान के, तो वो मुझे देने के लिए नहीं है। अरे भैया मैंने ही लिखा हुआ है, मेरी ही बुक है, मेहनत मैंने किया हुआ है, आप पैसा फ्लिपकार्ट को दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट तो जस्ट एक माध्यम है, एक लिंक है, विश्वास नहीं है लोगों को। आप सोचिए कि मेरी ही बुक, मैं उनसे बोलता भी हूँ कि भाई मेरी ही बुक है, मैंने ही लिखी है, तो उनको तब भी विश्वास नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि 500 रुपए 5 करोड़ के बराबर है कि मैं लेके भाग जाऊंगा। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। मेहनत से आते मैं समझता हूँ, और ये मैं समझता नहीं तो इतनी आसानी से आपको ये नोट्स देता भी नहीं, जो मैंने आपको बुक में नोट्स दिया है। उसके टक्कर में अभी आप वर्तमान समय में कोई बुक बता दीजिए जो उस बुक को बीट कर ले किसी मामले में। उसमें आप इंग्लिश खोजेंगे, इंग्लिश भी है, हिंदी खोजेंगे, हिंदी भी है, उसके बाद उसमें आप किसी भी टॉपिक का चार्ट खोजना चाहेंगे, शॉर्ट में पढ़ना चाहेंगे, चार्ट में मैंने क्लासिफाइड करके शॉर्ट में बता दिया, लॉन्ग पढ़ना चाहेंगे उसमें भी बता दिया, ठीक है। जैसे टाइप्स को भी इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया, एक एक बात सीधा सीधा लिख दिया है, सीधा सीधा। ये किताबी भाषा लिखकर आपको परेशान नहीं किया है, या पेज को फालतू बढ़ाया नहीं गया है। उसके अलावा लोग प्रैक्टिस सेट भी मांगते हैं, तो लो भाई मैंने आपको 25 सेट प्रैक्टिस सेट भी दे दिया, पुराने पेपर 18 से 23 तक का, ठीक है। अब इसके बावजूद लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से बुक तो जा रही है, ये तो मुझे दिख रही है, क्योंकि बुक में डेली मेरे पास 8 से 10 कॉल आते हैं बुक के लिए डेली। लेकिन मामला कहाँ अटकता है, जब पैसे देने की बारी आती है, ठीक है सर। जिसको बहाना करना होता है तो मुझसे बहाना करता है कि सर अभी पैसा का इकट्ठा कर लूँ, सब बंदोबस्त कर लूँ, 2-4 दिन में सर आपको बताऊंगा कॉल करके। मुझे पता है कि जो लोग बोलते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, उसका मतलब उनको मुझसे बुक नहीं लेना है, मैं जानता हूँ इस बात को। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि भाई मेरी ही बुक है और मैंने ही मेहनत किया है, और आप क्या नहीं चाहते हैं, और मैं अभी अगली बुक फिर लिख रहा हूँ, इसी तरह से क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस सेट के बुक आ रहा है, ठीक है।
कोशिश कर रहा सर हूँ वो कि कब तक आ जाएगी ऑब्जेक्टिव? कोशिश उसमें देखिए। अच्छा एक चीज और है, कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ग्रुप में, जो लोग जुड़े हुए हैं पेड ग्रुप में, उनसे मैंने डिस्कस ये किया था। देखिए एक चीज बता दूं कि वो जो मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ वो टाइप हो चुका है। अब उसमें एक ऐसे हिंदी, उसके नीचे इंग्लिश, ऐसे नहीं हो पाएगा कि वो हो चुका है, अब वो नहीं हो पाएगा। इसके बीच में डालना इंग्लिश बहुत मुश्किल है, पूरा काम बढ़ जाएगा, 1.5 महीना 2 महीना और लग जाएगा। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि एक पेज हिंदी का है ऊपर, उसके नीचे इंग्लिश का है, फिर एक पेज, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक एक पेज में अगर हिंदी है तो उसी का दूसरा पेज इंग्लिश वाला इंग्लिश का है। ये कर रहा हूँ, पूरे बुक में ऐसे मिलेगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि 100 सेट दे दूं, और इस 100 सेट में बता दूं आपको 50 सेट जो होंगे आपके, ये 50 सेट आपके PYQs होंगे। इसी में नहीं, कुछ नया पेज लेके समझाता हूं आपको। देखिए 50 सेट जो मैं देने जा रहा हूं ये आपके PYQs होंगे। इंडेक्स मैंने बना दिया है, मैं इंडेक्स आपको शेयर कर दूंगा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये आपके 18 से 23 तक के पूरे पेपर होंगे। इसमें पूरा डाल रहा हूं मैं, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम के पेपर थे, जैसे DU में, LNIP में, ठीक है, BHU में, इसके एमपीएड के पेपर में भी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं उनको भी डाल रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो पेपर्स कमी थी उस वाले में, थ्योरी वाले में, तो बहुत सारे पेपर डालो, लगभग 50 सेट बना रहा हूं इसके PYQs के, और 50 सेट बनाऊंगा। अगर 50-50 नहीं बना तो 40-40 बना दूंगा, 40 + 40, 40 ही बना रहा हूं प्रैक्टिस सेट के। प्रैक्टिस सेट अलग होगा, और इसमें अलग, इसमें अपने हिसाब से न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये PYQs का मतलब होगा कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कभी कुछ लोग PYQs ज़्यादा रेफर करते हैं, कुछ लोग नया क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो दोनों के लिए दे रहा हूं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लगभग 80 सेट तो बनेगा ही बनेगा। अब कोशिश आपसे जल्दी हमारी है कि मैं जल्दी जल्दी मार्केट में इस बुक को उतार दूं, ताकि कि एग्जाम से पहले आप लोग इसको एक बार पढ़ ले, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यस सर। कोशिश कर रहा हूं मैं खुद भी, लेकिन अकेले मुश्किल होता है, कर नहीं पाते। अगर एक भी आंसर गलत चला जाता, कितना भी बचाऊं मैं, कितना भी बचाऊं, अपना पूरा 100% लगाता हूं, अगर मैं उसको सही करके दूंगा तो पता चलता है कि टाइपिंग में गलती हो गया। अब टाइपिंग में मैं चेक करूं, फिर उसको मैंने प्रूफ रीडिंग करके फिर दिया, फिर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का गलती निकल जाता है। ये 1-2 क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब एक सेट में 1 या 2 क्वेश्चन पे गलतियां, ये देखिए ये एकदम कॉमन एरर है। इसको आप ना कितना भी चाहें उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी चाहूंगा कि 0.01% भी गलती ना हो। ठीक है, इतनी भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्रेडिट खराब होता है। लोग क्या होते हैं, आपस में ही करते रहे, उनकी बुक तो खराब है, उनकी बुक है, उनके में गलत आंसर दिया हुआ है ना। तो इस तरह की चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो मैं भी खुद चाहता हूँ, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बुक निकालने के लिए। चलिए कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मिल जाए आप लोग को। और जो भैया थ्योरी नहीं पढ़े हैं वो थ्योरी पढ़ ले लेकर। ठीक है, अगर ये एग्जाम नहीं तो कम से कम आपका जो आने वाला एग्जाम है, अभी LT आएगा, LT में सिर्फ फंसा हुआ है, पता है क्या माजरा, कुछ सब्जेक्ट, तो है सर, एस्टैक कुछ सब्जेक्ट का वो बचा हुआ है, फंसा हुआ है कि अहर्ताएं फंसी है। हाँ, अहर्ताएं। ठीक है, एलिजिबल कि क्या कोर्स एलिजिबल होगा, क्योंकि ना हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, इसी वजह से ना फंसी गई है वैकेंसी। जबकि LT बहुत पहले से वैकेंसी आकर तैयार रहेगी, फिर 10,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है, 10,000। और इस बार ले लेना है राजकीय विद्यालय में नौकरी, अच्छी है। ठीक है, इसके बाद TGT भी आपका होने वाला है। ठीक है, इसका भी डेट बहुत जल्दी आने वाला है, याद रखिएगा। या आपका BPSC खत्म होने के बाद इसका भी डेट हो जाएगा अनाउंस। उसके बाद आपका नवोदय आएगा अगले साल।